आज का जो हमारा लेक्चर है वो न्यूरॉन के बारे में है। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन और इसके साथ साथ रिफ्लेक्स एक्शन, और इसके साथ एक और टर्म है रिफ्लेक्स आवर। तो ये तीनों चीज़ें आज के लेक्चर में कवर किए जाएंगे। तो पहले हम स्टार्ट लेते हैं न्यूरॉन से। न्यूरॉन हमारे पास अगर इसको डिफाइन हम करना चाहें तो इट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। हमने पिछले लेक्चर में आपको नर्वस सिस्टम को समझाया था और नर्वस सिस्टम की हमने प्रोसेसिंग भी आपके सामने रखी थी। तो नर्वस सिस्टम बेसिकली वो सिस्टम है जो कि न्यूरॉन ही के ज़रिए से बना है और न्यूरॉन ही के ज़रिए से ऑपरेट हो रहा है, ठीक है। और काम इसका ये है कि इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह मिली सेकंड में विदिन पार्ट ऑफ द सेकंड ले जाता है, ठीक है। अच्छा, तो इस तरह हमने फर्स्ट ईयर में आपको बताया था कि किसी भी आर्गन की जो फंक्शन है वो उसके सेल में सरंजाम होती है। तो इसी तरह हमारी नर्वस सिस्टम भी मुख्तलिफ आर्गन का मजमूआ है और वो जो आर्गन है उनकी जो बेसिक यूनिट है वो सेल वो न्यूरॉन कहलाता है, क्योंकि एक में नर्वस सिस्टम को बनाता भी है और नर्वस सिस्टम की जो मेन फंक्शन है वो भी यही न्यूरॉन कर रही है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि नर्वस सिस्टम अकेले न्यूरॉन से नहीं बनी, बल्कि नर्वस सिस्टम एक और टाइप के सेल से भी मिलकर बनी है और उसको हमने ग्लायल सेल कहा था। और ग्लायल सेल वो सेल है नर्वस सिस्टम के जो कि ये 50% बनाते हैं आपके नर्वस सिस्टम के। लेकिन यही जो हमारे पास ग्लायल सेल है इसका मेन काम नर्वस सिस्टम वाला नहीं है। ये नरिशमेंट प्रोवाइड करती है न्यूरॉन को, ये इंसुलेशन तो प्रोवाइड करती है न्यूरॉन को, लेकिन ये न्यूरॉन की नर्व इम्पल्स की ट्रांसमिशन नहीं करती, ठीक है। तो ये हमारे पास दो टाइप के सेल हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि नर्वस सिस्टम में बाकी सेल भी तो है, तो वो हमारे पास ग्लायल सेल कहलाते हैं। लेकिन ग्लायल सेल ये नर्वस सिस्टम का फंक्शन नहीं करते, बल्कि उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, उसकी हेल्पिंग एड है, ठीक है। अच्छा, हमारे पास आप लोगों ने कुछ सेल पढ़े थे जो कि परमानेंटली जी0 फेज में होते हैं, जिन्हें वो डिवाइड नहीं करते। एक दफ़ा बने तो डिवाइड कर दिए, तो उसमें एक हमारे पास न्यूरॉन भी है कि एक दफ़ा न्यूरॉन बन गया कि डिवाइड नहीं होता, ठीक है। यानी न्यूरॉन में सेल डिवीजन नहीं होती, परमानेंटली इंटरफेज में जी0 फेज में मौजूद होता है, ठीक है। इसकी वजह से इसकी डिवीजन नहीं, तो एक दफ़ा ये ख़त्म भी हुआ तो दोबारा इसके बनने के चांसेस नहीं है। बाकी से हम जो कहते हैं, आप लोगों ने ब्रेन ट्यूमर का जो है बहुत सुना हुआ होगा, तो फिर आप क्वेश्चन ये कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास जो न्यूरॉन है वो डिवीजन नहीं करती, तो फिर ब्रेन ट्यूमर क्यों बनता है। तो भाई हमारे पास नर्वस सिस्टम अकेले न्यूरॉन से नहीं बनी, बल्कि नर्वस सिस्टम में दूसरे टाइप के सेल है जिसे ग्लायल सेल कहते हैं, उनमें तो डिवीजन होती रहती है, लिहाजा ब्रेन ट्यूमर उन्हीं का नतीजा होगा, ठीक है। न्यूरॉन परमानेंटली जी0 फेज में होते हुए डिवीजन नहीं करते, ठीक है। एक टिपिकल न्यूरॉन को हम यहाँ पे ड्रा करने की कोशिश करते हैं। इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, एक न्यूरॉन किस तरह बना हुआ होता है। ये हमारे पास न्यूरॉन है, ये एक टिपिकल न्यूरॉन है जहाँ पे हमारे पास डेंड्राइट्स होते हैं। मैं बताता हूँ कि डेंड्राइट और उसमें क्या होता है। ठीक है, ये हमारे पास एक टिपिकल न्यूरॉन है। यहाँ ये जो एरिया कहलाता है इसको सेल बॉडी कहते हैं।
सेल बॉडी इसलिए कहा जाता है कि यहाँ भी न्यूक्लियस भी पाई जाती है और सेल ऑर्गेनेल्स भी होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से इसको हम सेल बॉडी कहते हैं। फिर हमारे पास ये वाले जो आपको रीजन आते हैं, ये असल में मैं इसको ज़रा यू ब्रांच की फॉर्म में शो करूँ, इनकी भी अपनी मेम्ब्रेन होते हैं, ठीक है। इसी तरह यहाँ भी ये जो आपको नजर आ रहे हैं ये डेंड्रॉन है या डेंड्राइट कहलाते हैं। उम्मूमन जो हमारे पास सेल बॉडी को शॉर्ट फाइबर अटैच होते हैं वो डेंड्राइट या डेंड्रॉन कहलाते हैं, लेकिन जो लॉन्ग वाला होता है फाइबर उसको एक्सॉन कहते हैं। ये रीजन जहाँ पे आपको यू नजर आ रही है इसको एक्सॉन हेलिक्स कहते हैं। नर्व इम्पल्स की इनिशिएशन यहाँ से होती है, ठीक है, एक्सॉन हेलिक्स से। यहाँ क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ऐसे स्पेशलाइज चैनल है, तो एक दफ़ा ओपन हो जाए तो फिर उसमें पॉजिटिव फीडबैक के जरिए से आयन अंदर आते हैं सोडियम, जिससे नर्व इम्पल्स तो जनरेट होता है और फिर अलोंग द एक्सॉन ट्रेवल करता है। डेंड्रॉन वो फाइबर है जो कि किसको अटैच होते हैं, या तो सेंसरी आर्गन को अटैच होते हैं या फिर अदर न्यूरॉन को अटैच होते हैं। यानी जहाँ से स्टिमुलाई को रिसीव करने वाला जो एरिया होता है एक न्यूरॉन में वो डेंड्राइट कहलाता है, ठीक है। और इसका काम क्या होता है, ये इम्पल्स को टुवर्ड द सेल बॉडी टुवर्ड द सेल बॉडी भेजने वाले हमारे पास पार्ट ऑफ द न्यूरॉन होती है वो डेंड्राइट कहलाता है। सेल बॉडी के मेम्ब्रेन में फिर मैसेज आ जाती है, ठीक है। इसको सोमा भी कहते हैं, इस एरिया को सोमा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो मैसेज फिर पूरे आपके सेल बॉडी से गुजर के यहाँ आ जाती है, तो इससे मैसेज फिर अवे ले जाने के लिए जहाँ पे जो फाइबर मौजूद होता है वो फाइबर कौन सा कहलाता है, वो फाइबर एक्सॉन कहलाती है। ये स्ट्रक्चर में थोड़ा बड़ा भी होता है, लेकिन इसका मेन फंक्शन ये है कि अवे द मैसेज ले जाती है फ्रॉम द सेल बॉडी, ठीक है। अच्छा, मेम्ब्रेन जो हमारे पास न्यूरॉन की होती है उसको न्यूरोलीमा कहा जाता है, या फिर जो एक्सॉन की मेम्ब्रेन होती है इसको एक्सोलीमा कहा जाता है, ठीक है। लीमा लेयर को या मेम्ब्रेन को कहते हैं, क्योंकि एक्सॉन की वर्ड इसके साथ यूज हुई तो ये एक्सोलीमा कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास आपको थोड़े से इस तरह के सेल नजर आ रहे हैं, जिसको हमने ग्लायल सेल तो कहा हुआ था, लेकिन इन स्पेशलाइज सेल को क्या कहते हैं, इसको श्वान सेल कहा जाता है। ये वो सेल है जो कि एक फैटी लेयर को सिक्रीट करता है, जो कि मेम्ब्रेन की क्या करती है, वो इंसुलेशन करती है, और उस फैटी लेयर को हम माइलिन शीट कहते हैं। और इस शीट का काम क्या है, तो क्या आप देख रहे हैं आपके फैन को जो तार आया हुआ है, वायर आया हुआ है, इसके ऊपर भी इंसुलेशन है ताकि कंडक्शन पास हो, यानी करंट लॉस ना हो जाए। इसी तरह की जो आयन यहाँ पे मौजूद होते हैं, क्योंकि नर्व इम्पल्स इन अ फॉर्म ऑफ जो आपके आयन है सोडियम पोटेशियम आयन के, और इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल होती है उसकी फॉर्म में ट्रेवल करती है, वो लॉस होने से बचाती है। तो इससे जो है हमारे पास क्या होती है, न्यूरॉन के जरिए से मैसेज जल्दी ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास वो सेल है श्वान सेल। अगर ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के सेल हो तो क्या कहलाते हैं, श्वान सेल। और इन श्वान सेल का काम क्या है, ये फैटी लेयर को सिक्रीट करता है, और उस फैटी लेयर की वजह से क्या होती है, इंसुलेशन होती है, जिससे लॉस ऑफ करंट नहीं होता, और जो आपकी स्पीड है करंट की, कंडक्शन की, वो क्या होती है, वो जल्दी हो जाती है, ठीक है। फिर मैसेज यहाँ आ जाते हैं, और इसको कहते हैं एक्सॉन टर्मिनल। क्या कहते हैं, एक्सॉन टर्मिनल। ये वो टर्मिनल है जो एक्सॉन से फाइबर की फॉर्म में क्या होते हैं, वो एराइज होते हैं, और किसी खास सेल को या फिर मसल सेल को या फिर न्यूरोनल सेल को या फिर ग्लैंड को क्या करती है, इनर्वेट करती है, ठीक है।
अच्छा, इनके अगर हम यहाँ से इसको जूम इन कर देना तो इसका स्ट्रक्चर यू बनती है, नाव लाइक स्ट्रक्चर हो जाती है, ठीक है। और इसमें यहाँ पे कुछ वेसिकल्स होते हैं और इन वेसिकल में हमारे पास कुछ केमिकल होते हैं, उन केमिकल को न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। यहाँ पे न्यूरॉन डायरेक्टली मैसेज दूसरे सेल में ट्रांसफर करता है, वो हमारे पास उसके लिए तो केमिकल सिक्रीशन की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जिन न्यूरॉन के दरमियान 20 नैनोमीटर का फासला हो तो फिर उसको क्या कहते हैं, न्यूरोक्लेफ्ट या न्यूरोनल क्लेफ्ट। तो उस क्या गैप होता है, उस गैप के जरिए से मैसेज एक न्यूरॉन से दूसरे में डायरेक्टली नहीं जा सकती। लिहाजा क्या होता है कि यहाँ से हमारे पास ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है रिलीज हो जाते हैं और ये न्यूरोक्लेफ्ट में आ जाती है, साइनेप्टिक क्लेफ्ट में आ जाती है। दूसरा जो हमारे पास डेंड्राइट होती है ना, उसके ऊपर इस केमिकल्स को जो है क्या होता है, रिसेप्टर, और उन रिसेप्टर को ये बाइंड हो जाता है और फिर से मैसेज दोबारा से मतलब कंडक्शन दोबारा से स्टार्ट हो जाती है दूसरे न्यूरॉन। तो ये हम इंशाल्लाह जो साइनेप्स है, जो केमिकल साइनेप्स है और जो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स है उसके टॉपिक में कवर करेंगे। तो ये इतना पता होनी चाहिए कि एग्जाम टर्मिनल में हमारे पास कुछ फिजिकल होते हैं और वो फिजिकल क्या करते हैं, उन्होंने न्यूरोट्रांसमीटर को उसको क्या किया, मतलब स्टोर किया हुआ है, और जब भी स्टिमुलाई आती है दूसरे न्यूरॉन में मैसेज ट्रांसफर करने के लिए तो उस वक्त पे ये रिलीज हो जाते हैं। और जो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन होते हैं उसके डेंड्राइट के ऊपर उसके रिसेप्टर होते हैं, यहाँ भी बाइंड करके कंडक्शन को दोबारा से रीगेन करते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास एक्सॉन टर्मिनल कहलाते हैं। तो अगर हम इसकी स्ट्रक्चर को दोबारा से रिपीट करना चाहें, सेल बॉडी, इसमें न्यूक्लियस और ऑर्गेनेल पाए जाते हैं। इसकी जो है छोटे शार्ट एंड फाइबर एराइज होते हैं जो कि डेंड्राइट कहलाते हैं, और इनका काम क्या होता है, मैसेज को थ्रू द सेल बॉडी भेजना। फिर हमारे पास हमें जो मैसेज ले जाती है वो आपकी एक्सॉन होती है। एक्सॉन की टर्मिनल है और जहाँ पे हमारे पास उसमें फिर फिजिकल है और वो फिजिकल फिर दूसरे न्यूरॉन में केमिकल साइनेप्स के दौरान मैसेज को ट्रांसफर करने के लिए यूज होते हैं। इसके ऊपर हमारे पास श्वान सेल होते हैं और वो नरिशमेंट सेल है। इसके अलावा ये फैटी लेयर को भी सिक्रीट करती है और उस फैटी लेयर को माइलिन शीट कहते हैं, और वो माइलिन शीट इंसुलेशन का काम करती है ताकि कंडक्शन पॉज हो, ठीक है। अगर हमारे पास ये तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की न्यूरॉन है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की न्यूरॉन हो तो उसमें हमारे पास कौन सेल की बजाय ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल होती है। यहाँ काम कौन सेल करती है, उन सेल का नाम है ओलिगोडेंड्रोसाइट, ठीक है। तो काम वहाँ पे हमारे पास ये सेल करते हैं, ठीक है। लेकिन अक्सरियत जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो न्यूरॉन होते हैं उनमें माइलिन शीट वगैरह या इंसुलेशन की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, लेकिन किसी में हो भी सकती है। तो वहाँ पे अगर हो तो फिर वो सेल ओलिगोडेंड्रोसाइट कहलाती है। फिर हमारे पास न्यूरॉन की स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, न्यूरॉन के 3 टाइप्स बनते हैं। एक हमारे पास है सेंसरी न्यूरॉन, दूसरा है इंटर न्यूरॉन और तीसरा है मोटर न्यूरॉन। ये आपने अपने 10th क्लास में पढ़े हैं, लेकिन मैं रिपीट करना चाहूँ तो सेंसरी न्यूरॉन वो न्यूरॉन होते हैं जो मैसेज को सेंस ऑर्गन से लेके टुवर्ड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम भेज देते हैं। तो वो ऐसे न्यूरॉन जिनका काम ये हो कि मैसेज को सेंस ऑर्गन, रिसेप्टर ऑर्गन से रिसीव करके उसको ट्रेवल करने टुवर्ड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वो सेंसरी न्यूरॉन कहलाते हैं, ठीक है। और ये बेसिकली यूनिपोलर न्यूरॉन होते हैं। यूनिपोलर का मतलब क्या है, स्ट्रक्चर के लिहाज से फिर न्यूरॉन के 3 टाइप्स बनते हैं, यूनिपोलर, बायपोलर और मल्टीपोलर, ठीक है। तो यूनिपोलर न्यूरॉन वो होते हैं जिनकी एक सेल बॉडी हो और इससे एक फाइबर एराइज हो, ठीक है। तो एक साइड के ऊपर जरा लेंथी होता है और दूसरे के ऊपर डीप क्या होता है, शॉर्टन होता है। तो ऐसे न्यूरॉन जिसमें हमारे पास एक सेल बॉडी हो और एक
जो है एक्सान हो, एक फाइबर हो, वो क्या कहलाते हैं? वो यूनिपोलर न्यूरॉन कहलाते हैं और सेंसरी न्यूरॉन स्ट्रक्चर के होते हैं। ठीक है। दूसरा है हमारे पास मोटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन का काम सेंस ऑर्गन से मैसेज को सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ भेजना, लेकिन मोटर न्यूरॉन क्या करता है? जो हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज को एफेक्टर ऑर्गन तक ले जाते हैं। एफेक्टर ऑर्गन तक मैंने बताया थे कि वो होते हैं जो कि हमारे पास रिस्पॉन्ड करते हैं अगेंस्ट द स्टिमुलस। स्टिमुलस आई, उसको किसने रिसीव किया? रिसेप्टर ऑर्गन ने। रिसेप्टर ऑर्गन ने यही मैसेज सेंसरी न्यूरॉन को दी तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में लाया और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में उसकी प्रोसेसिंग हो गई। उसके बाद फिर हमने रिस्पॉन्ड भी जनरेट करना है तो उसकी इंफॉर्मेशन मोटर न्यूरॉन के जरिए से सेंट्रल नर्वस सिस्टम से टुवर्ड द इफेक्टर ऑर्गन जाते हैं। इफेक्टर ऑर्गन बेसिकली या तो मसल होंगे या फिर ग्लैंड होंगे या फिर दूसरे न्यूरॉन होंगे। ठीक है, ये हमारे पास मोटर न्यूरॉन का काम है। ठीक है। अच्छा, इसमें अब तीसरा रह गया एंटर न्यूरॉन। इसको एफरंट न्यूरॉन भी बोलते हैं, एफरंट न्यूरॉन। और ये मोटर न्यूरॉन की स्ट्रक्चर अभी हमने ड्रा की थी। इसमें डेंड्राइट्स जो है भी काफी होते हैं और एक एक्सान होता है, तो इनके फाइबर ज्यादा होते हैं तो उसको मल्टीपोलर न्यूरॉन बोलते हैं। और यूनिपोलर का सेंसरी, ये जो मोटर न्यूरॉन है ये मल्टीपोलर न्यूरॉन है। समझ आ रही है? अच्छा, फिर हमारे पास इसको ईफरंट, ए से है और ये ई से है, ईफरंट न्यूरॉन भी बहुत अक्सर क्वेश्चन आ जाता है। व्हाट डू यू नो अबाउट द एफरंट न्यूरॉन एंड ईफरंट न्यूरॉन? तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, बल्कि यहाँ पे हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन जो है वो आपने समझ लेना है। अच्छा, एंटर न्यूरॉन को एक और लफ्ज भी उससे भी हम ताबीर कर सकते हो है एसोसिएटिव न्यूरॉन। ये वो न्यूरॉन है जो हमारे सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को आपस में कनेक्ट करती है। ये दोनों न्यूरॉन आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में होंगे, सेंसरी और मोटर, लेकिन एंटर न्यूरॉन आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होगा। और इसको बायपोलर न्यूरॉन भी बोलते हैं, क्योंकि इसके हमारे पास इस तरह एक एग्जाम होता है इस साइड के ऊपर, इस तरह दूसरा एग्जाम इस साइड। एक तरफ से ही किसके साथ साइनेप्स बना रहा है? सेंसरी न्यूरॉन के साथ, दूसरे में ये मोटर न्यूरॉन के साथ साइनेप्स बना रही है। और इनका मेन काम क्या होता है? प्रोसेसिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम विद सेट पॉइंट। मैंने आपको बताया था ना कि हर चीज़ की हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एक सेट पॉइंट होती है, उसी के साथ एनवायरमेंटल स्टिमुलाई को कंपेयर किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है, एनालाइज किया जाता है और उसी के अलावा अगर कम ज़्यादा हो तो रिस्पॉन्ड को जनरेट किया जाता है। मसलन टेम्परेचर है 37 के ऊपर इसका सेट पॉइंट है हमारे बॉडी में। ठीक है, अगर यहाँ सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इंफॉर्मेशन आई बाहर से कि टेम्परेचर अब क्या है, डाउन होने लगा है, तो यहाँ फिर ज़्यादा होने लगा है, तो उसी के लिहाज से करेक्टिव रिस्पांस या सेट पॉइंट के साथ डेटा को एनालाइज करना ही एंटर न्यूरॉन का काम है। बाद में इफेक्टर ऑर्गन को रिस्पॉन्ड करना, डायरेक्टिव देना, इंफॉर्मेशन देना, ये भी हमारे पास इस एंटर न्यूरॉन का काम है। तो एक तरफ से ये सेंसरी न्यूरॉन के साथ अटैच है, दूसरी तरफ से ये हमारे पास मोटर न्यूरॉन के साथ अटैच है और ये बायोपोलर न्यूरॉन कहलाते हैं और इसका काम एसोसिएशन है बिटवीन द सेंसरी एंड द मोटर इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये तीन तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं इसके ऊपर कि आपको डायरेक्टली बोले कि प्लापला न्यूरॉन को डिफाइन करें या इसको डिफरेंशिएट करें, या फिर आपसे पूछे ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर न्यूरॉन के कितने टाइप है? 3, यूनिपोलर, मल्टीपोलर, बायोपोलर। और या ये पूछ सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन न्यूरॉन के कौन कौन से टाइप है? तो सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन एंड एसोसिएटिव या एंटर न्यूरॉन। ठीक है, ये दोनों पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में होते हैं 3 इसमें, और एंटर न्यूरॉन आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड या सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होता है। तो ये है हमारे पास टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास तीसरा जो है एस्पेक्ट या टॉपिक आपके बुक के मुताबिक वो क्या है? वो है रिफ्लेक्स एक्शन। इसको भी जल्दी से पढ़ लेते हैं। तो रिफ्लेक्स
बोलते हैं, द सडन, इमीडिएट, इनवॉलंटरी रेस्पॉन्स टू एनवायरमेंटल स्टिमुली। इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। ऐसा एक्शन जो कि सडन हो, अचानक हो, इमीडिएट हो, फौरन हो और इनवॉलंटरी हो, हमारे दिल का भी उसमें कोई अमल दखल ना हो। किस चीज़ को? एनवायरमेंटल स्टिमुलस जो आ गई है उस, मसलन आप बैठे हैं कहीं और आपके साथ एक हॉट पॉट मौजूद है, तो वहाँ पे आपने अपनी उंगली रखी, तो आप सोच नहीं करते डायरेक्टली अपने हाथ को वो उठा लेते हैं, वो विड्रा कर लेते हैं। इस एक्शन में आपकी सोचने की सलाहियत नहीं है, वो यूज नहीं होती, लिहाजा इस एक्शन को क्या कहेंगे हम? वो रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, और रिफ्लेक्स एक्शन दो जगह पे ऑपरेट होता है। एक हमारे पास ब्रेन की लेवल के ऊपर होती है और एक स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर होती है। ब्रेन के ऊपर क्या है? एक बंदा है और आपको जो है जल्दी से कोई टॉर्च क्या करे, ऑन करके अंधेरे में आपको टॉर्च लगाए, तो आपकी जो आंखें हैं वो ब्लैंकिंग करेगी। अब ये ब्लैंकिंग आपकी इख्तियार में नहीं था, ये खुद बहुत हो गई, लेकिन ब्रेन के लेवल के ऊपर हो गई, तो ऐसे रिफ्लेक्स को क्रेनियल रिफ्लेक्स कहते हैं। ऐसे रिफ्लेक्सेस जो कि आपके हेड लेवल के ऊपर हो, ब्रेन उसमें इन्वॉल्व हो, स्पाइनल कॉर्ड का अमल दखल ना हो, तो ऐसे रिफ्लेक्स को क्रेनियल रिफ्लेक्स कहते हैं। लेकिन मेजॉरिटी आपके जो रिफ्लेक्सेस है वो कौन से रिफ्लेक्सेस है? वो है स्पाइनल रिफ्लेक्स, जिसमें स्पाइनल कॉर्ड जो है आपका इन्वॉल्व हो, ब्रेन को इंफॉर्मेशन बाद में चली जाती है। अब जिस पाथवे के ज़रिए से आप लोगों का ये इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग होती है, उस पाथवे का नाम है रिफ्लेक्स आर्क। अब रिफ्लेक्स आर्क में बेसिकली आपके तीनों कंपोनेंट काम कर रहे होते हैं। मसलन ये स्टिमुलस है, तो स्टिमुलस को रिसीव करना ये सेंसरी न्यूरॉन का काम है। तो सेंसरी न्यूरॉन फिर ये मैसेज जो है आपके इंटर न्यूरॉन को देगा और इंटर न्यूरॉन के ज़रिए से ये मैसेज मोटर न्यूरॉन को आएगा और मोटर न्यूरॉन के ज़रिए से ये मैसेज फिर इफेक्टर आर्गन को आएगा और यहाँ से आपका रिस्पांस जनरेट होगा। अब इस पूरे पाथवे को रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। अच्छा, अब सेंसरी न्यूरॉन भी एसोसिएटेड है विद द इंटर न्यूरॉन और जो आपका मोटर न्यूरॉन है वो भी एसोसिएटेड है, लेकिन ये किस लेवल के ऊपर है? स्पाइनल कॉर्ड। मसलन आपने फिर से वही एग्जांपल रिपीट करता, हार्ट ऑब्जेक्ट को हाथ लगाई, उंगली उसके ऊपर रखी, तो उससे क्या हुआ? ये इंफॉर्मेशन गई सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड में प्रोसेस हो गई, कोई डेंजर स्टिमुलाई है, तो इन बजाय इस मैसेज को ब्रेन तक ले जाने के लिए स्पाइनल कॉर्ड खुद एक्शन लेता है और वो एक्शन क्या होता है? मोटर न्यूरॉन को डायरेक्शन देता है कि जल्दी से इफेक्टर आर्गन को मैसेज पहुंचाओ ताकि हाथ को क्या करे? वो विड्रॉ करे। ठीक है, अगर इसमें ब्रेन को मैसेज जिस तरह बाकी पाथवे में जाता है तो फिर हो सकता है डैमेज जो है ज़्यादा हो जाए, तो डैमेज को कंट्रोल करने के लिए मैसेज जल्दी से प्रोसेस होकर कहाँ के ऊपर? स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर हो जाता है, तो फिर कुछ देर बाद यही इंफॉर्मेशन ब्रेन को जाती है। जिस वक्त आप हाथ को उठा रहे थे उस वक्त आप नहीं सोचते थे कि मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन कुछ वक्त बाद आपको फील होता है कि मैंने तो हार्ट ऑब्जेक्ट को हाथ लगाया था, उसको फिर जो है ब्रेन को जो इन्फॉर्मेशन है वो बाद में चली जाती है और एक्शन किस लेवल के ऊपर परफॉर्म होता है? स्पाइनल कॉर्ड। या फिर दूसरा एग्जांपल आप ले, आप जा रहे हैं, पैर फीट जो है जा रहे हैं, आपके जो है कोई घूमने नहीं है और कोई जो है वहाँ पे नेल पड़ा हुआ है, वो आपके जो पाँव है उसमें छुप गया, तो फिर उसी वक्त आप बजाय इसके कि सोचे, आप जल्दी से अपने पाँव को यूँ उठा कि क्या हुआ मेरे साथ, और फिर बाद में मैसेज आ जाता है कि वो तो नहीं था कि चुप गया है मेरे तो पाँव में, तो फिर उसको आप क्या कर देते हैं? हटा देते हैं। यानी फील
जो पेन की सेंसेशन है वो बाद में हो जाती है, लेकिन एक्शन पहले से परफॉर्म हो जाती है। तो ऐसे एक्शन को क्या कहते हैं, उसको रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं, जो कि सडन, अचानक हो, फौरन हो और इनवॉलंटरी हो, आपकी कोई अमल दखल उसमें ना हो, तो ऐसे एक्शन को हम वो रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। अगर ये आपके ब्रेन के लेवल के ऊपर ऑपरेट होते हो तो क्रेनियल रिफ्लेक्स कहलाता है, अगर ये स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर हो तो ये स्पाइनल रिफ्लेक्सेस कहलाते हैं। तो ये आज का टॉपिक था।